नमस्कार दोस्तों, मैं हनी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 पैडागॉग में। हम पढ़ रहे थे मोरल डेवलपमेंट के बारे में। मोरल डेवलपमेंट में हम पियाजे के मोरल डेवलपमेंट को अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम समझेंगे कोलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कोलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट। और ये जो कोलबर्ग की थ्योरी है मोरल डेवलपमेंट की, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर टीचिंग एग्जाम के अंतर्गत, तो आपको उसके बारे में अच्छे से पता होना ही चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। थ्योरी को समझने से पहले मैं आपको दो टर्म बताऊंगा जो मैं आपको इससे पहली वीडियो में बता चुका हूं। एक है आपकी मोरल डिलेमा, इसको हिंदी बोलते हैं नैतिक दुविधा। और जो दूसरी टर्म है वो है मोरल रीजनिंग, इसको हिंदी बोलते हैं नैतिक तर्क। तो नैतिक दुविधा और नैतिक तर्क या मोरल डिलेमा या मोरल रीजनिंग क्या है? मैंने बताया था आपको, मोरल डिलेमा या नैतिक तर्क का मतलब एक ऐसी स्थिति जहां पर आप ये तय ना कर पाओ कि क्या सही और क्या गलत। उस दुविधा में आप एक जगह ऐसे फंस गए, आपके सामने दो सिचुएशन है या तीन सिचुएशन है, आपको वहां पर फंस गए हो कि भैया क्या डिसीजन मेरे को लेना चाहिए। ठीक है, आप समय ये तय नहीं कर पा रहे, तो उसी को बोलेंगे मोरल डिलेमा, नैतिक दुविधा। कि आप दुविधा या असमंजस की स्थिति में हो, आप तय नहीं कर पा रहे हो कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ठीक है, अब इस दुविधा से निकलने के लिए आप जो सोच विचार करते हो, थिंकिंग करते हो, उसी को बोला गया नैतिक तर्क या बोला गया मोरल रीजनिंग। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हो आप? जो थिंकिंग कर रहे हो, जो सोच विचार कर रहे हो, ठीक है, जो आप क्या करते हो, विचार कर रहे हो, इससे निकलने के लिए उसी को क्या बोला गया? मोरल रीजनिंग या नैतिक तर्क बोला गया। डिलेमा दुविधा की स्थिति, इससे निकलने के लिए जो आप सोच विचार थिंकिंग कर रहे हो, तर्क करते हो, उसको बोला नैतिक तर्क या मोरल रीजनिंग। इसको और एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। आपने 9th क्लास के अंदर एक पोयम पढ़ी होगी, द रोड नॉट टेकन। उसके अंतर्गत भी लगभग यही बता रखा है कि जो पोएट होता है वो जंगल में जा रहा होता है, वो जंगल से मतलब जंगल के अंदर होता है और वो बाहर निकलना चाहता है जंगल से। तो वो जाता है, आगे सड़क चलती रहती है, एक पॉइंट पे आके सड़क दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। अब उसको पता नहीं है कि भैया कहाँ जाया जाए, कि कौन सी सड़क उसको कहाँ लेकर जाएगी, उसको बिल्कुल भी इस चीज़ का आइडिया नहीं है। क्योंकि वो पहले जंगल में आया नहीं और इन रास्तों पे पहले वो नहीं गया है। तो उसके सामने दुविधा ये है कि भाई कौन सी सड़क पकड़ूं कि ताकि वो मेरे को मतलब रोड तक छोड़ दे, जहां मेरे को जाना है वहां तक छोड़ दे। और दोनों सड़क पे वो एक साथ जा ही नहीं सकता, तो उसके सामने दुविधा की स्थिति है कि कौन सी सड़क को चूज किया जाए, कहाँ जाया जाए। ये जो दुविधा की स्थिति है उसी को बोला गया मोरल डिलेमा, नैतिक दुविधा। मतलब उसको नहीं पता चल रहा कि उसको जाना कहाँ है, ये कौन सा रास्ता चूज करूँ दो में से। बट अब वो क्या करेगा, इस दुविधा से निकलने के लिए जो भी थिंकिंग करेगा, विचार करेगा, उसी को बोला गया नैतिक तर्क या मोरल रीजनिंग, उसको बोला गया। फिर वहां पे खड़ा होकर देखता है कि भैया दोनों जो रास्ते हैं वो आगे जाके मुड़ जा रहे हैं, आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। बट उससे पहले वो देखता है कि दोनों रास्तों में एक डिफरेंस है। जो उसने देखा एक रास्ते पे बहुत ज़्यादा मात्रा में घास ही घास है। ठीक है, बहुत मात्रा में घास है, और एक जो रास्ता है वो बिल्कुल ही सपाट पड़ा है, वहाँ पे घास वगैरह नहीं है। तो उसने तर्क देखा, भाई ये जो रास्ता है लगभग ये यूजुअली लोग आते जाते होंगे यहाँ से, इसलिए बिल्कुल ही सपाट है। और जो दूसरा है जहाँ पे घास है, लगभग यहाँ से लोग आते जाते नहीं होंगे। तो वो ये सोच विचार करता है और देन वो क्या करता है, एक रास्ता पकड़ लेता है। तो मोरल डिलेमा और मोरल रीजनिंग आपको क्लियर हुआ होगा। या एक और मैंने एग्जाम्पल पिछली वीडियो में दिया था कि कुछ साल पहले मेरा एग्ज़ाम था, दो एग्ज़ाम मेरे सेम डेट को सेम टाइम पर पड़ गए। ठीक है, एक था मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम और एक मेरा कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम। अब मेरे सामने दुविधा ये थी कि मैं किस एग्ज़ाम के अंदर जाऊं, क्योंकि दोनों एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट है और मैं एक टाइम पे दोनों एग्ज़ाम के अंतर्गत नहीं जा सकता। तो भाई वो थी मेरे सामने दुविधा कि मैं किस एग्ज़ाम के अंदर बैठूं। ठीक है, पर मैंने जो सोच विचार किया, भाई मैं कैसे क्या कर सकता हूँ। तो मैंने देखा कि भाई पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम को हम छोड़ सकते हैं, उसको हम 6 महीने बाद दे देंगे। पर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसको मैं अभी देना पड़ेगा, क्योंकि उसका भरोसा नहीं है वो कब आए, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद। तो मैंने सोच विचार करके पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम को छोड़ के कॉम्पिटेटिव एग्जाम का एग्जाम दे दिया। तो वो मैंने क्या करी, मोरल रीजनिंग। तो मोरल डिलेमा और रीजनिंग आपको क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही और आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आती हैं जहां पर आपको तय करना पड़ता है भैया कि क्या सही है क्या गलत, या आपको 2 या 3 में से सिचुएशन है या रास्ते, उसमें से आपको एक को चूज करना पड़ता है कि नहीं। जैसे हर बच्चे के सामने समस्या होती है कि 10वीं के बाद वो कौन सा रास्ता अपनाए, आर्ट्स का, कॉमर्स का या साइंस का, है कि नहीं।
चलिए, और ऐसे ही मतलब आपकी डे टू लाइफ में बहुत सारे ऐसी सिचुएशन आती होंगी। ऐसे ही कोलबर्ग ने क्या करा, कोलबर्ग ने बहुत सारी स्टोरीज क्रिएट करी जिनके अंदर मोरल डिलेमा था कि जो व्यक्ति को कुछ ना कुछ समस्या का सामना करना पड़ता था उसके अंदर। ऐसी स्टोरी कोलबर्ग के द्वारा क्रिएट की गई और लोगों को सुनाई गई, हर स्टेज के लोगों को, चाहे वो अर्ली चाइल्डहुड में हो, लेटर चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, ठीक है, चाहे वो एडल्ट हो, सबको सुनाए गए और सबके आंसर्स को रिकॉर्ड किया गया, सबको ऑब्जर्व किया गया, सबके रिएक्शन देखे गए और उसने वो रिकॉर्ड करके एक अपनी क्या बनाई, थ्योरी बनाई। और उसमें से ही सबसे जो उसकी इंपॉर्टेंट जो मोरल डिलेमा की जो कहानी है वो है आपकी हेंज डिलेमा। क्या है? हेंज डिलेमा। इसको समझते हैं। हेंज डिलेमा क्या है? हेंज एक व्यक्ति है और इसकी एक वाइफ है। इसकी वाइफ को एक बीमारी हो जाती है, एक डेडली डिसीज, मतलब खतरनाक बीमारी इसकी वाइफ को हो जाती है। मतलब अगर उसको एक पर्टिकुलर दवाई नहीं मिली तो वो उसकी मृत्यु हो सकती है, ऐसा डॉक्टर के द्वारा उसको कहा गया है। और हेंज उस दवाई को लेने के लिए निकलता है। उसको पता चलता है सिर्फ एक जो पूरा टाउन या पूरा नगर है, किसी एक व्यक्ति के, मतलब एक ही फार्मिस्ट या एक ही मेडिकल के पास वो दवाई है। वो उसके पास जाता है और उसे बोलता है कि मेरे को दवाई चाहिए। बट वो फार्मिस्ट बहुत चालाक होता है, उसको ये पता है कि ये दवाई किसी और के पास नहीं मिलेगी, इसलिए वो उसके एक्चुअल प्राइस से उसको 10 गुना ज़्यादा में बेच रहा है। मान लीजिए उसका जो एक्चुअल प्राइस है वो 200 रुपये है और उसको 10 गुना ज़्यादा में बेच रहा है, मतलब वो 2000 रुपये की उस दवाई को बेचता है। पर हेंज के पास इतने पैसे नहीं होते। हेंज उससे बोलता है आप इतने पैसे ले लीजिए, मेरे को दवाई दे दीजिए, मेरी वाइफ को उसकी बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, मैं उनको देकर फिर थोड़े दिन बाद मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। पर वो उस बात के लिए राजी नहीं होता। ठीक है, अब हेंज क्या करता है, जाता है, पैसे कलेक्ट करने की कोशिश करता है, पर हेंज को थोड़े बहुत पैसे और मिलते हैं, पर हेंज को आधे पैसे ही मिल पाते, मतलब 1000 रुपये मिल पाते हैं। अभी भी उसको 1000 रुपये चाहिए और उसको दवाई जल्दी चाहिए। ठीक है, वो ज़्यादा देर भी नहीं कर सकता। तो अब उसके पास इतने पैसे, फिर वो जाता है केमिस्ट के पास, फार्मिस्ट को बोलता भाई मेरे पास इतने पैसे हैं, आप अभी दवाई दे दीजिए, मैं आपको बाद में पैसे दे दूंगा। बोलता नहीं, मेरे को पूरे पैसे चाहिए। ठीक है, वो भी अड़ा हुआ है। तो अब क्या करता है, हेंज के पास कोई चारा नहीं है, वो जाके कहीं बैठता है और वो देखता है वो जो फार्मिस्ट है वो अपनी दुकान बंद करके चले जाता है। तो हेंज जाता है। अब हेंज को चाहिए कि भैया अगर उसने कुछ एक्शन नहीं लिया तो अगर दवाई नहीं मिली तो उसकी वाइफ की मृत्यु हो जाएगी। वो जाता है, शटर को तोड़ता है, वहाँ से दवाई चुराता है और जो पैसे थे उसको वहीं रख देता है और आता है और अपनी वाइफ को क्या देता है, दवाई देता है, उसकी वाइफ की जान बच जाती है। तो ये कहानी बताई गई है हेंज के द्वारा, उसके कोलबर्ग के द्वारा, कि हेंज के सामने क्या था, डिलेमा था और उसने कुछ ना कुछ किया उस डिलेमा से निकलने के लिए, अपनी वाइफ को बचाने के लिए उसने चोरी करी। तो ऐसी ही कहानी, ये जो कहानी है, ये वाली कहानी और ऐसी बहुत सारी कहानी कोलबर्ग ने अलग अलग स्टेजेस के बच्चों को सुनाए, अलग अलग उम्र के बच्चों को सुनाए, उनके आंसर्स को रिकॉर्ड किया। ठीक है, और अपनी थ्योरी दे दी। ये अब हम समझते हैं जो उसने थ्योरी दी, उसने अपनी थ्योरी के अंदर 3 लेवल दिए और 6 स्टेजेस। उन 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस को हम समझते हैं कौन थे। ठीक है, सबसे पहला जो स्टेज उसने दिया, जो पहला स्टेज है, जो फर्स्ट वाला स्टेज है, उसने उसको बोला पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेड। दूसरा उसने बोला पर्सनल रिवॉर्ड, दूसरा स्टेज। ठीक है, तीसरा स्टेज के द्वारा बोला गया, थर्ड स्टेज ने बोला गुड बॉय नाइस गर्ल। ठीक है, चौथा जो स्टेज उसने दिया वो आपका सोशल लॉ एंड ऑर्डर। जो 5वां स्टेज के द्वारा दिया गया वो आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट या पर्सनल राइट कह सकते हैं। जो लास्ट है वो है यूनिवर्सल प्रिंसिपल। लास्ट वाला जो है क्या है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। ये 6 स्टेजेस के द्वारा दिए गए। इन 6 स्टेजेस को उसने क्या करा है, इसको मैं थोड़ा यहां से रब कर देता हूं। इन्हीं 6 स्टेज को उसने 3 लेवल में क्या करा है, डिवाइड किया है। यह मिटा देते। अब उनके 6, ये जो है पहले तो 2 स्टेजेस है, इसको उसने बोला है प्री कन्वेंशनल। ठीक है, और ये दूसरा जो है उसने इसको प्री कन्वेंशनल हो गया। अब ये वाला जो है कन्वेंशनल, और जो लास्ट है ये
इसको उसने बोला पोस्ट कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, ये बोला। ठीक है, उसने 6 स्टेजेस दिए हैं और 6 स्टेजेस को 6 तो स्टेज हो गए, बट लेवल 3 दिए हैं। ये पहला लेवल है, ये दूसरा लेवल है और ये तीसरा लेवल है। ठीक है भाई, 6 स्टेजेस और 3 लेवल, हर लेवल के अंदर 2 स्टेजेस ने दिए। अब आपने देखा कि 6 स्टेजेस है और 6 स्टेजेस को 3 लेवल्स के अंतर्गत क्या कर रखा है, बांटा हुआ है। एक है आपका प्री कन्वेंशनल, एक आपका कन्वेंशनल, एक आपका पोस्ट कन्वेंशनल। अब इनका टाइम पीरियड भी देख लो। इसका टाइम पीरियड आपका चाइल्डहुड, कि ये जो है चाइल्डहुड में इसको दिखाया गया कि ये इस स्टेज में बच्चा चाइल्डहुड में होता है, प्री कन्वेंशनल में। इसका जो टाइम पीरियड वो आपका एडोलेसेंस है। इसका जो टाइम पीरियड है आपका आफ्टर एडोलेसेंस, आफ्टर एडोलेसेंस। ठीक है, ये बता रखा है। ये हो गया आपको आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब उसने बताया क्या कि बच्चा जो है ऐसे धीरे धीरे अपने मोरल डेवलपमेंट में आगे बढ़ता है। ये सबसे हाईएस्ट स्टेज है। मोरल डेवलपमेंट का जो हाईएस्ट स्टेज है वो आपका यूनिवर्सल प्रिंसिपल सबसे हाईएस्ट स्टेज है। सबसे जो लो लेवल है आपका ये है। ठीक है, ऐसे धीरे सबसे पहले बच्चा यहाँ होता है, मतलब चाइल्डहुड में बच्चा यहाँ होगा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा एडोलेसेंस, फिर धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा, फिर आफ्टर एडोलेसेंस या हम बोलते हैं एडल्टहुड इसको कह सकते हैं। ऐसे से बच्चे का मोरल डेवलपमेंट बढ़ता जाता है। तो अब हमें अगली वीडियो से इन्हीं स्टेजेस को अच्छे से समझना है। इस वीडियो में आपको इतना ही बताना था कि मोरल डिलेमा क्या होता है, मोरल रीजनिंग क्या होता है, हेन्स डिलेमा क्या है, और उसके जो स्टेज मतलब उसके जो स्टेजेस दिए और उसके जो लेवल्स हैं उनको समझना था। अब हम अगली वीडियो से पर्टिकुलर लेवल और उसके जो स्टेजेस है उनको समझेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। ठीक है, प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।